नमस्ते, प्रणाम। एट द आउटसेट आई हैव टू थैंक यू फॉर अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। और हमारे बीच बैठे हुए हमारे परम आदरणीय संपर्क अधिकारी श्री रमेश पप्पा जी, जिनके साथ कई वर्षों तक काम करने का अवसर भी रहा, निकट का संबंध भी रहा, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बड़े हर्ष और संतोष की बात है कि इस आयोजन में उनके समक्ष ये विषय रखने का अवसर मिल रहा है। डॉक्टर रामजीत सिंह जी, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सतीश मिद्धा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर विशंबर सिंह जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नमोकॉन 23 डॉक्टर सुनंदा डे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नमोकॉन 23 डॉक्टर मृण्मय अधिकारी जी। सबसे पहले तो मुझे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी है, आपके बार बार आग्रह करने पर भी और इतना स्नेहपूर्ण निमंत्रण के बावजूद भी मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। हालांकि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, हवाई जहाज़ की टिकट भी बुक करा ली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ 2-3 बैठकों का सिलसिला आज ही निर्धारित किया गया और इसलिए मुझे विवश होकर के आपसे क्षमा मांगते हुए इस प्रकार वर्चुअली जुड़ने का निवेदन करना पड़ा। पर मैं अपेक्षा करूंगा कि इस 2 दिवसीय गोष्ठी के समापन के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलें उससे मैं अपने आप को अवगत करवा सकूं, so that I can familiarize myself with the inferences and also it would be a learning experience for me as well। जहाँ तक नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि एक अद्भुत संस्था, और अगर मुझे कहा जाए एक वाक्य में इसका उल्लेख करने का तो मैं ये कहूँगा इट्स अ 3-in-1 ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एक ही समय में ये स्वास्थ्य सेवा संस्था भी है, ये समाज सेवा संस्था भी है और ये शिक्षा सेवी संस्था भी है। स्वास्थ्य सेवी संस्था तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, हर प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, नई नई योजनाएं बनाते हैं, नॉट ओनली क्यूरेटिव हेल्थ केयर बट ऑल्सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। भले ही वो वैक्सीनेशन का समय था, भले ही वो आपदा के समय बीमारी की रोकथाम के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करने का काम था, आपने इस संस्था के माध्यम से ये जिम्मेवारी निभाई है। दूसरा, समाज सेवी संस्था इसलिए भी कि अनेकों ऐसे काम जो शायद ऐसी संस्था जो मात्र स्वास्थ्य सेवा तक अपने आप को सीमित रखती हो, ना कर पाती हो, वो आप निभाने में कामयाब भी रहे और निभा भी रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरी लाइक माइंडेड संस्थाओं को जोड़ने का कार्य, जिसमें प्रमुखता से सेवा भारती का नाम ध्यान में आता है, जिसके साथ जुड़े हुए मुझे भी कई वर्ष हो चुके। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी ये कह सकता हूँ कि सन 2014 में जब बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, और मेरी अपने चुनावी क्षेत्र का एक ज़िला रियासी उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, तो उस समय भी लगभग 68 डॉक्टर नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सेवा भारती के साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके इस राहत कार्य में उन्होंने अपनी सेवाएं समर्पित की थी। उसके उपरांत एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा का क्रम प्रारंभ किया गया है कुछ वर्षों से, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिस्से से होकर के गुजर के जाती है। और समय समय पर जो शिविर लगाए जा रहे हैं उसमें वैक्सीनेशन के अतिरिक्त ब्लड शुगर की जांच, जो मेरा व्यवसाय का क्षेत्र भी रहा है, ब्लड प्रेशर की जांच, दांतों की जांच इत्यादि का कार्य। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, आप एक शिक्षा सेवी संस्था भी हैं, बिकॉज यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स who are contributing to the making of a competitive academic atmosphere as far as medical education in this country is concerned. Now, having said this, मेरे ध्यान में एक ये भी बात आ रही थी कि एक बहुत ही अच्छा संयोग ये भी है कि इस 2 दिवसीय गोष्ठी का, या कह सकते हैं कि 2 डे मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन
कोलकाता में हो रहा है। एंड कोलकाता हैज़ बीन अ सीट ऑफ मेडिकल एकेडमिक्स सिंस प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स। ये कोलकाता का ही शहर था जहाँ पर के हिंदुस्तान का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था, आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व। उसके उपरांत दूसरा मेडिकल कॉलेज चेन्नई में आया था, और साथ ही साथ कोलकाता का विश्वविद्यालय, वो भी देश का सबसे पहला विश्वविद्यालय, जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुलपति भी रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना, विच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ मेडिकोज टुडे, उसकी भी स्थापना कोलकाता से ही हुई थी। एंड इंडियाज़ फर्स्ट सेलिब्रेटेड फिजिशियन डॉक्टर BC रॉय ऑल्सो हेल्ड फ्रॉम कोलकाता। और इतना उनका रुतबा था कि जब सन 1900, शायद बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये किस्सा ना हो कि 1948 में जब महात्मा गांधी ने उपवास रखा जनवरी के मास में, तो उनकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फिर बाद में उन्होंने उपवास तोड़ दिया था और फिर उनकी बाद में दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई। तो उपवास की हेल्थ मेडिकल रिपोर्ट भी जो अंग्रेज़ सर्जन जनरल थे हिंदुस्तान के, डॉक्टर BC रॉय से चेक करवा करके भेजा करते थे लंदन अपने बड़े अधिकारियों और वहाँ की मंत्रिपरिषद के आगे। और मेरे लिए व्यक्तिगत एक बड़ी दिलचस्प बात जो आपके साथ साझा करते हुए मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में इंसुलिन का पहली बार इंजेक्शन भी डॉक्टर JC बोस ने सन 1928 में कोलकाता में ही लगाया था। 1921 में दुनिया को इंसुलिन मिला, क्योंकि उससे पहले शुगर रोग का कोई इलाज हो सकता है किसी के जानकारी में नहीं था। लोग चीनी बंद करवा देते और मरीज़ का वज़न घटता जाता, और घटते घटते कई बच जाते, कई उसी प्रकार से अपनी स्वास्थ्य बिगड़ते बिगड़ते किसी के अंगहीन हो जाते, कहीं गुर्दे पर असर पड़ जाता। इंसुलिन वॉज अ ब्रेक थ्रू इन 1921, डिस्कवर्ड बाई 2 यूरोपियन साइंटिस्ट बेस्ट एट मेंटिंग, और हिंदुस्तान में उसका इस्तेमाल करने वालों में से जो कुछ एक फिजिशियन थे और साइंटिस्ट थे, उनमें डॉक्टर JC बोस भी थे। इत्तेफाक से माई जनरेशन बिलोंग्स टू अ जनरेशन ऑफ मेडिकोज विच हैज़ सीन द ट्रांजिशन हैपनिंग इन इंडिया। When I entered into the medical school, my earlier generation had grown in a pre-antibiotic era. अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसके लिए इन्फेक्शन की कोई दवाई नहीं थी। अगर उसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता तो उसे सैनिटोरियम भेजते, जहाँ खुली हवा में पहाड़ पर वो अपनी फेफड़ों को तरोताज़ा कर सके। एंड कैलकाटा ऑल्सो हैड सम ऑफ दी सैनिटोरिया। अगर उसे हैज़ा हो जाता, पेचेस हो जाता, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता, तो कोई उसके लिए ख़ास दवाई उपलब्ध नहीं थी। गर्म पानी में सोडा और नमक डाल करके पिला दिया जाता, और इत्तेफाक से उसका भी जन्म बंगाल से हुआ। द फेमस ढाका मिक्सचर केम टू बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मिडल 1940s। जबकि बंगाल फैमिन हुआ तो सैकड़ों की संख्या में लोगों को एपिडेमिक फैला कॉलरा का, तो उस समय ये ध्यान में आया कि किस तरह से उनको एक टब में पानी डाल करके सोडा नमक डाल करके पिलाया जाता था। उसके बाद ज़माना आया एंटीबायोटिक्स का, एंड व्हेन मोर और लेस द कम्युनिकेशन डिजीज़ गॉट कॉन्कर्ड, पुराने ज़माने की बीमारियां ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड इत्यादि, लेप्रोसी पर काबू पा लिया गया। और फिर आधुनिक ज़माने की बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल, लिपिडीमियाज हैं, और साथ ही साथ एवरेज भारतवासी का लाइफ स्पैन भी बढ़ने लगा। जहां आज़ादी के समय वो मात्र 50 वर्ष था, आज वो बढ़ करके 60 हो गया, फिर 65, अब धीरे धीरे 70 की तरफ बढ़ रहा है। और इस तरह से द डिजीज़ ऑफ द ओल्ड एज ऑल्सो गॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ diseases confronted by India. I think one peculiar feature of India's population graph is that it is biphasic. हम कहने को तो कहते हैं, बड़े शौक से कहते हैं कि हमारी 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम अवस्था की है, लेकिन वास्तविकता ये, हकीकत ये है कि जहाँ 70% जनसंख्या 40 वर्ष से कम की है, वहाँ पर 60 वर्ष से अधिक की कुल संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या घट गई। आज तो इस देश में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पेंशन लेने वालों की संख्या अधिक है, जो सेवानिवृत्त अधिकारियों की अधिक, और सेवा करने में, सेवा में अभी लगे हुए कर्मचारियों कम, यानी पेंशनर्स आउट नंबर द सर्विंग एम्प्लॉइज़। और इसलिए उस उम्र की बीमारियां भी अब होने लगी।
लेकिन हमारे सबके लिए, एंड आई एम श्योर द नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स विल शेयर दिस थॉट विद मी, सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाले समय में आने वाले वर्षों होगी कि डिजीज़ ऑफ द ओल्ड एज और मिडिल एज अफेक्टिंग यंग एज। अब पुराने ज़माने में अगर आपको कोई कहता कि फ़लाँ व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है या डायबिटीज़ हुआ, तो आपके जहन में एक कल्पना आ जाती कि साहब वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति हुआ। आज आप देखते हैं 30 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक भी होता है, यंग हार्ट अटैक्स। आप देखते हैं 25-28 वर्ष की आयु में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जो पुराने ज़माने में नहीं होता था, इंसुलिन डिपेंडेंट हुआ करता है, ये नहीं होता था। तो ये जो बीमारियाँ लेटर एज में, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं प्रमुखता से, कुछ लोग इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं क्योंकि उसके साथ भी जुड़ी हैं, इनका कम अवस्था में होना हमारे लिए इसलिए भी चुनौती का एक कारण रहेगा क्योंकि इस समय भारत विश्व गुरु बनने के दहलीज पर है। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और इसलिए हमारा ये सबका दायित्व बन जाता है कि हम अपने युवा की ऊर्जा, उसकी प्रतिभा, उसकी पोटेंशियल और उसकी एनर्जी को प्रिजर्व करें। और यहाँ पर रोल प्रारंभ होता है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का। जैसे अक्सर मैं जो डायबिटीज़ के अवेयरनेस कैंप लगते हैं तो वहाँ एक वाक्य कहता हूँ कि डायबिटीज़ टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू डायबिटोलॉजिस्ट। मार्क ट्वेन ने एक बार इकोनॉमिक्स के संबंध में कहा था कि इकोनॉमिक्स टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट। इसी तरह ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, चाहे वो हार्ट अटैक, चाहे डिसलिपिडीमिया, चाहे डायबिटीज़, बिकॉज दे हैव सोशल factors, they have cultural factors, they are also related to food habits, they are also related to lifestyle। तो इसलिए ये मात्र किसी डॉक्टर या चिकित्सक पर छोड़ दिया जाए कि इनकी रोकथाम होगी तो ये पर्याप्त नहीं होगा। और भारत में एक और चुनौती ये भी है कि वी आर स्टिल इन एन इवॉल्विंग सोसाइटी। हमारी फूड हैबिट्स भी मिक्स्ड हैं। अगर यूरोप में कोई उस तरह का खाना खाता है जैसे वहाँ खाया जाता है, तो यहाँ हमारे लोग वो भी खाते हैं और हमारा अपना भी खाते हैं। यानी आप हो सकता है कि सुबह के समय नाश्ते में इडली डोसा खा लें, 11-12 बजे छोला भटूरा खा लें, दोपहर को आप पिज़्ज़ा भी खा लें, रात को आप बर्गर खा लें। तो ये जो हमारा मिक्स्ड लाइफस्टाइल है, बिकॉज वी आर स्टिल इवॉल्विंग एंड ड्राइंग द बॉटम लाइन, दैट्स एन एडेड चैलेंज कल्चरली, सोशली, पर्सनली। और उस लिहाज से, उस दृष्टि से भी इस प्रकार की मेडिको ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका, उनकी कोलैबोरेशन महत्वपूर्ण बन जाती है। और आपकी जो थीम है इस वर्ष की, आर हेल्थ, आर नेचर, आर कल्चर, विच इज़ वेरी मच इन ट्यून विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडिया, द इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ समय पहले हमें एक मंत्र दिया था जो अब, जिसकी गूंज अब यूएनओ में भी सुनाई देने लगी, लाइफ। लाइफ का अर्थ है कि लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, यानी इस प्रकार का जीवन हो जो हमारे वातावरण के लिए भी अनुकूल हो और वातावरण इसी तरह का हो कि हमारे जीवन पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और इसी मंत्र को लेते हुए, इसी भाव को लेते हुए गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए, कदम उठाए गए जो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को और सरल बनाने के लक्ष्य से लिए गए थे। और ये इसलिए भी आवश्यक है इनको साझा करना, इनकी चर्चा करना, ताकि लोग बाग इससे अवगत हो सके और इसका लाभ उठा सके। उदाहरण के तौर पर पहले हेल्थ का बजट बहुत छोटा था, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द जनरल बजट, उसको बढ़ा दिया गया। एक अद्भुत स्कीम लागू की गई जिसका नाम है आयुष्मान भारत। मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन दी वर्ल्ड, क्योंकि पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स होती थी लेकिन उसमें उसी व्यक्ति को इंश्योरेंस दी जाती थी जिसके सारे मापदंड और सारे हेल्थ पैरामीटर्स नॉर्मल, अगर ज़रा से भी कोई तकलीफ निकल आती तो उसको इंश्योरेंस करने से इनकार कर दिया जाता था कंपनी की ओर से। और अगर कभी खुदा ना खास्ता बदकिस्मती से किसी को मान लीजिए हार्ट अटैक हो जाए और वो अपना प्रीमियम क्लेम करे, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये पूरी कोशिश करती थी साबित करने की, सिद्ध करने की कि नहीं, इसको पहले से हार्ट की तकलीफ थी, इसने छिपाई, इसलिए इसको प्रीमियम का हकदार नहीं। लेकिन यहाँ ये आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है दुनिया में एक ही कि बीमारी होने के बाद आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आज अगर मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर है तो मैं कल सुबह जा कर के आयुष्मान भारत के तहत अपने आप को इंश्योरेंस कवर लूँ और 5 लाख रुपया मुझे तुरंत मिल जाता है, फिर इलाज के बाद फॉलोअप के लिए अलग सहयोग। इसी प्रकार इन्हीं गत कुछ एक वर्षों में रिवाइवल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, ये भारत की ओर से ही प्रस्तावना थी और संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की मान्यता दी गई 21 जून को।
और इस प्रकार से एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम के साथ भारतीय पद्धतियों को जोड़ने का एक क्रम प्रारंभ हुआ। ये वर्ष, वर्तमान वर्ष 2023 का वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माना जाता है कि भारत की जो रिवायती, जो पारंपरिक खान पान है, उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो। इसी दौरान एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, वो भी कुछ एक वर्षों में भारत ने ही दुनिया को दिया है। अगर आप स्मरण करें, जो पुराने ज़माने के चिकित्सक हैं, हिपोक्रेट्स ने लिखा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, और फिर वो जवाब देते हैं कि हेल्थ इज़ नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, कि कोई बीमारी ना होने का मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं, कि स्वस्थ एक बहुत व्यापक परिभाषा है। और उसी परिभाषा के भाव से प्रेरित होकर के ये वेलनेस का कॉन्सेप्ट आया। देश भर में वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को सक्षम रख सकें, अपनी क्षमताओं, अपनी प्रतिभाओं, अपनी योग्यताओं को सामाजिक कामकाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, सार्थक कामों के लिए उपयोग में ला सकें। इसके अतिरिक्त ट्रेडिशनल नॉलेज को और इस इंटेग्रेटेड हेल्थ केयर, ये जो योगा को जोड़ना, जो नेचुरोपैथी को जोड़ना, उसके साथ आयुर्वेद को जोड़ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला आने वाले समय में नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का, और साथ साथ सेवा भारती जैसा। ट्रेडिशनल नॉलेज, अक्सर एक बीच में ऐसा दौर आया कि ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करना वॉज कंसिडर्ड लिटिल अनफैशनेबल अमंग द मेडिकल कम्युनिटी। समझा जाता है कि साहब ये शायद दकियानूसी विचार है। लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों में हमने वी हैव मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू रिवाइव आवर ट्रेडिशनल नॉलेज। और मेरे ही साथ से जुड़ा एक विभाग है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च। वहाँ हमने एक सेल स्थापित किया है ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी, और अब उसको डिजिटलाइज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और सच्चाई तो ये है कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट पहली बार वाजपेयी जी ने दिया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जो बीच का अंतराल आया UPA सरकार का, उन्होंने इसके ऊपर कुछ पाबंदी लगा दी और कहा कि दिस विल बी एक्सेसिबल ओनली टू दोज हु आर पेटेंट होल्डर्स। अभी पिछले ही वर्ष एक महत्वपूर्ण फैसला लेकर के हमने वो बंदिश हटा दी, सो दैट एनीबडी कैन एक्सेस ट्रेडिशनल। कोई शोध कर रहा है, कोई अनुसंधान कर रहा है, कोई PhD थीसिस कर रहा है, कोई और प्रकार का प्रोजेक्ट है, ताकि हम एक मिश्रण कायम कर सकें, एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ आवर ट्रेडिशनल नॉलेज विद द मोस्ट मॉडर्न डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, क्योंकि दैट इज़ आवर एक्सक्लूसिव डोमेन। बाकी देशों के पास उस प्रकार का ट्रेडिशनल नॉलेज का एसेट मौजूद नहीं है, तो हम अपने आप को वंचित क्यों रखें। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा, NMO, सेवा भारती, स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ जुड़ करके, सरकार के साथ जुड़ करके एक व्यापक भूमिका निकाल सकते हैं फॉर लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और वो हमने देखा मिशन सुरक्षा के दौरान, जब वैक्सीनेशन की मुहिम इस देश में शुरू की गई। मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि मात्र सरकार पर छोड़ दिया जाए तो शायद इस प्रकार के परिणाम ना होते, लेकिन इसलिए संभव हुए कि इस देश की प्रत्येक लाइक माइंडेड, राइट थिंकिंग संस्था इस सरकारी अभियान के साथ जुड़ी, और देखते ही देखते हमने करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन के लक्ष्य भी प्राप्त किए और बाकी देशों को आश्चर्यचकित रख दिया। बीमारी की रोकथाम की दृष्टि से पिछले कुछ सालों में फ्री शुगर टेस्टिंग का प्रावधान बहुत सारे अस्पतालों में, चिकित्सा संस्थानों में कर दिया गया है। फ्री डायलिसिस एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल, इसलिए भी कि जैसे मैंने कहा कि वी कैनॉट अफोर्ड दैट द एनर्जी ऑफ आर यूथ एंड आर सिटीजन शुड गेट वेस्टेड बाई इनकैपेसिटेटिंग डिजीज लाइक किडनी डिजीज एक्सेट्रा। और एक डायलिसिस इज़ वन ऑफ द प्रिवेंटिव measures to prevent or to hold back the further damage to the kidneys. भारत ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कुछ साल पहले, जिसकी सराहना मुल्क भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में की गई। इकोनॉमिकल हार्ट स्टंट्स, जैसे जैसे कि देखा गया कि हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ती गई, प्रेवलेंस बढ़ती गई, यंग हार्ट अटैक्स होते गए, स्टंट्स बहुत महंगे हुआ करते थे, विदेश से आया करते थे, और विदेश से आयात किए हुए स्टंट की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती। तो किस प्रकार देश में ही तैयार किया जाए जो अफोर्डेबल हो, कम कीमत हो, लगभग 3 गुना कम कीमत, वो स्टंट अब हमारे पास उपलब्ध है। और हमारा एक इंस्टीट्यूट है त्रिवेंद्रम में, चित्रा इंस्टीट्यूट, जो हमारे ही विभाग से जुड़ा है, वहाँ से
तैयार किए हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आज विश्व भर में जा रहे हैं, विश्व भर में निर्यात किए जा रहे हैं और उसको शायद पहले 5-6 रैंकिंग में शामिल है वो इंस्टीट्यूट इन द टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसलिए मैं आगे ये छोटा सा विषय रखूँगा कि हम सब और ये सारी संस्थाएं भारत सरकार के साथ जुड़ करके कैसे अगला काम अपनी भूमिका निभा सकती हैं। और यदि मुझे संक्षेप में पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा, अगर ये कहा जाए कि हाउ बेस्ट यू कैन कोलैबोरेट विद गवर्नमेंट, आई थिंक एट 2 लेवल्स। एक कि आज पोटेंशियल ऑफ स्टार्टअप्स का दौर आया है और मेडिकल फील्ड में भी स्टार्टअप्स की मूवमेंट धीरे धीरे पिकअप होने लगी। लेकिन वो कौन से ऐसे युवा है जिनमें इतनी प्रतिभा है कि जिनको सरकार की ओर से सहयोग मिले, क्योंकि सरकार इस समय आर्थिक सहयोग भी दे रही है, तकनीकी सपोर्ट भी दे रही है, हैंड होल्डिंग भी कर रही है। लेकिन हो सकता है सरकार द गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू रीच आउट टू द बेस्ट कैंडिडेट और द मोस्ट पोटेंशियल स्टार्टअप, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सरकार का सहयोग उस व्यक्ति को, उस युवा को आसानी से उपलब्ध हो जाता है जो सरकार का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन हर व्यक्ति को रास्ता नहीं मालूम होता वहाँ तक पहुँचने का। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जैसे सेवा भारती है, जैसे NMO है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं किस लोगों को सहयोग मिले। और अगर ऐसा हो जाए तो निश्चय ही एक ऐसी व्यवस्था हम स्थापित कर सकते हैं कि अभी चूज़ द राइट पर्सन्स, जिनमें कैलिबर भी है, जिनमें कैपेसिटी भी है, जिनमें कमिटमेंट भी है, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे विचार से जुड़े भी हैं और हमारे काम के साथ साथ हमारे विचार को भी आगे चलाने का काम कर सकें। और इसलिए आपकी जानकारी में मैं बात रख दूंगा कि सरकार के स्तर पर हमने 3-4 ऐसे छोटे छोटे एजेंसीज, संस्थाएं बनाई हैं जो इस प्रकार का इंस्टीट्यूशनलाइज सहयोग देती हैं। उदाहरण के तौर पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है हमारे यहाँ, जो आज भी दिल्ली में इस समय टेक्नोलॉजी वीक की प्रदर्शनी लगाए हुए है प्रगति मैदान में। वहाँ स्टार्टअप्स के भी डिस्प्लेस किए जा रहे हैं। हमारे पास बायरैक है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जो कि बायोटेक स्टार्टअप्स को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करती है। उससे उनको रोज़गार का भी ज़रिया मिलता है और नए नए इजाद करने का भी मौका मिलता है और मेडिकल फील्ड के साथ भी वो जुड़ जाते हैं। और इसमें अगर सामाजिक संस्थाओं का योगदान है, विशेषकर ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो विचार में हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वी विल बी एबल टू रेज अ न्यू ब्रीड ऑफ लाइक माइंडेड नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन्स इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। और दूसरा काम जिसमें आपका योगदान रह सकता है, बार बार हमने ये आग्रह किया कि हमारे यहाँ पब्लिकेशंस बहुत होती हैं मेडिकल पेपर्स की, बट वी लैक ओरिजिनल डाटा, इंडिजिनस डाटा। बहुत बार हमें विदेश के डाटा पर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन मेरा सदा से ये मानना रहा और कहना भी रहा कि इंडियन डाटा फॉर इंडियन डिजीज़, इंडियन डाटा फॉर इंडियन सोल्यूशंस। अब वो डाटा ईमानदारी से कैसे कलेक्ट किया जाए, उसमें भी सेवा भारती, नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन सरकारी विभागों के साथ जुड़ करके ये काम निभा सकती हैं, ताकि ये काम ईमानदारी से किया जा सके। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो बाहर से बोरो किए हुए इलाज हैं, रेजिमेंट्स हैं, वो हमेशा पूरी तरह कामयाब नहीं होते। हमारे पास अनेकों स्टडीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, जो मेडिकल यहाँ पर बैठे हैं मित्र, वो इस बात को समझेंगे कि इंडियन फिनोटाइप इज़ डिफरेंट इवन इफ़ यू गो एंड सेटल अब्रॉड। हमारे पास ऐसी स्टडीज़ हैं, 3rd जनरेशन इंडियंस लंदन में रह रहे हैं, लेकिन चूंकि इंडियन फिनोटाइप में टाइप 2 डायबिटीज़, वेलाइटिस की टेंडेंसी, प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, तो वहाँ ज़्यादा रहेगी, भले ही वो 3 पीढ़ियाँ वहाँ गुजार चुका हो। इसी तरह सेंट्रल ओबेसिटी, जो विसरल ओबेसिटी, जो पेट का बढ़ जाना, आगे पीछे का फैट, ये हिंदुस्तानियों में ज़्यादा होता है, अंग्रेज़ों में कम रहता है। भले ही वो देखने में मोटे लगते हों, लेकिन हमारे यहाँ हम देखने में पतले लगते हैं यहाँ, लेकिन वो छिप जाता है क्योंकि कभी कुर्ता पहन लेते, कभी साड़ी पहन लेते। लेकिन ये the medicos would understand is known as an independent risk factor, independent of overall obesity. Visceral obesity or central obesity is an independent risk factor for all these lifestyle disorders. और ये लगभग पुरुषों और महिलाओं में हिंदुस्तान में लगभग बराबर है, 60 और 65% के। तो इसलिए हमारे लिए अनिवार्य है कि अगर हमने सार्थक इलाज के तरीके ईजाद करने हैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, तो हमारे पास अपना डाटा हो, उसमें भी हम सब जुड़ जाएं तो काम सार्थक हो सकता है। ताकि चूँकि शायद हम अब तक
इकट्ठा सहयोग नहीं कर पाए थे उस प्रकार का, इसलिए अभी तक उस प्रकार का डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं रहा। और एक और काम जिसमें हम जोड़ सकते हैं, जो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर अंडर वन रूफ। वन रूफ का अर्थ ये है कि अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश में एलोपैथी वाला डॉक्टर एक क्लिनिक खोल करके बैठा है, आयुर्वेदिक वाला दूसरी, नेचुरोपैथी वाला तीसरी। और है तो हम इसी समाज की संतान, हमारे गुण अवगुण भी वही हैं। कई बार ऐसे भी केस हुए कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर को पाया गया कि एलोपैथी की दवाई की पुड़िया बना के दे रहा। अब वो भले ही मैल प्रैक्टिस है तो अलग बात है, लेकिन उससे मरीज़ का कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं रहता। और अगर हम इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर अंडर सिंगल रूफ का कॉन्सेप्ट जो मैंने कुछ समय से देने का प्रयास किया है, यानी एक कक्ष में एलोपैथिक डॉक्टर बैठे, दूसरे कक्ष में आयुर्वेदिक, तीसरे कक्ष में योगा, चौथे कक्ष में डाइटिशियन, उसने वहाँ से एक ही कार्ड लिया, वहाँ से एलोपैथी की दवाई लिखाई, सप्लीमेंटेड बाई आयुर्वेदिक, सप्लीमेंटेड बाई योगा। कौन सा है, अगर डायबिटीज़ है तो अर्धमत्संद्रासन, मयूर आसन, भुजंग आसन, कौन से आसन डायबिटीज़ में काम आते हैं, कौन से आसन ब्लड प्रेशर में आते हैं, वो उसको योग वाला सिखाए अगर डाइटिशियन हो, ताकि ओवरलैप भी ना हो और मैल प्रैक्टिस भी ना हो। और इसमें ये कार्य केवल सरकार नहीं कर पाएगी, और हमारी सेवाएं, मेरी व्यक्तिगत भी, मैं पूरी तरह से इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। हम सब मिल कर के इस तरह की व्यवस्थाएं कायम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। एक अलग तरह का एक क्लिनिक का स्वरूप जो विच इज़ सूटेबल टू द इंडियन कंडीशंस। और अब ये चूँकि ऐसे विषय हैं कि जिन पर बैठ कर के सारा दिन चर्चा अलग अलग करी जा सकती है, और आई लुक फॉरवर्ड टू दैट ओकेजन ऑल्सो। हम बैठ कर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में 25 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी मात्रा में भी हमारे चिकित्सा जगत में प्रवेश करने वाली है, कर चुकी है। टेलीमेडिसिन का हमें अनुभव रहा। मेरे अपने ही क्षेत्र में हमारे सेवा भारती के वरिष्ठ हमारे नेता दादा जयदेव भी शायद यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं के सौजन्य से हमने एक प्रयोग किया। 60 गाँव में 3 महीने डॉक्टर ऑन व्हील्स नाम का एक टेलीमेडिसिन एक वाहन घुमाया, जिसमें मात्र 3 युवा थे ट्रेंड इन आईटी, और 3-4 अस्पतालों के साथ टाई अप किया गया, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगलौर में। इस प्रकार से 15-20 मिनट में मरीज़ का टेस्ट हो जाता, 10 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती, और बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर से परामर्श हो जाता। 40-50 मिनट में मरीज़ फारग हो जाता। अगर आपने किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उस प्रकार की अपॉइंटमेंट लेनी हो तो कई हफ्ते लग जाते हैं और कई हज़ार का खर्चा भी हो जाता है। यानी टेलीमेडिसिन इज़ नाउ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द एंटायर मैकेनिज़्म ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन दिस कंट्री। लेकिन उसके लिए भी समाज सेवी संस्थाओं की आवश्यकता है। कहने का अर्थ, और रोबोटिक ट्रीटमेंट अलग है, तो कहने का अर्थ फाइनली मैं ये कह रहा था, कहने का मुझे लग रहा है कि संक्षेप में ये कहना ही पर्याप्त रहेगा कि ये जितने नए आयाम हैं, जो नए विकल्प हैं, ये मात्र चिकित्सक आगे बढ़ा ले ऐसा सोचना ठीक नहीं।